डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए। इट इज ओनली विद द हार्ट दैट वन कैन सी राइटली वट इज एसेंशियल इज इनविजिबल टू द आई। मतलब परफेक्टली देखने के लिए ना कई बार सिर्फ आईज यानी आंखों से काम नहीं चलता, हार्ट से देखना पड़ता है। हार्ट का मतलब यहाँ पे बिल्कुल लिटरली हार्ट नहीं है। हार्ट का मतलब है कई बार आपको महसूस करना पड़ता है। जैसे किसी पर्सन की ना माँ बीमार है, वो पर्सन अपनी माँ की सेवा करता है, अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेके आता है। अब आँखों से देखोगे तो सिर्फ यूँ लगेगा कि एक कोई पर्सन किसी के लिए दवाई ला रहा है या फिर मेडिकल से दवाई ला रहा है, लेकिन हार्ट से देखोगे तो आपको दिखेगा इमोशन, तो आपको दिखेगा माँ और बेटे के बीच में लव, कंपैशन, समर्पण। ये सारी चीज़ें आपको तब दिखेंगी जब आप हार्ट से देखोगे। आई से देखने का तो आंखों से देखोगे तो आपको मैकेनिकल चीज़ें दिखेंगी कि हाँ सिर्फ दवाई लाई जा रही है, ये काम किया जा रहा है। देखो जो हमारी इंडियन फिलोसफी है या फिर ईस्टर्न फिलोसफी है ना, उस फिलोसफी में ना एम्पथी, कंपैशन, इन सब चीज़ों पे ना काफ़ी फोकस किया जाता है, इवन भगवत गीता में भी। लेकिन वेस्ट की जो फिलोसफी है ना वो लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करती है। तो वेस्ट और ईस्ट की फिलोसफी में ना काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन साइंस क्या कहती है? साइंस भी देखो इस चीज़ को मानती है कि एम्पैथी और कंपैशन जैसी जो इमोशंस है ना, इसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। तो मतलब इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ना बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। तो मतलब दिल से देखना भी फ़ायदेमंद चीज़ होती है, दिल से देखना चाहिए। आपको क्या लगता है इस कोट के बारे में, आप भी बताइएगा। डेट आज की 29 अप्रैल है और 3 इश्यूज़ आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंदू का डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के बारे में, दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे आज हम पेंडेमिक ट्रीटी से संबंधित, तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे ओशंस को बचाने के लिए ओशंस की से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस जून में होगी। तो उससे पहले का जो पूरा इन्वायरमेंट है, मतलब पूरा जो कंटेक्स्ट है वो समझेंगे और क्या इश्यूज़ हैं ओशंस के कंजर्वेशन में, सब डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो देखो डेप्यूटी स्पीकर के बारे में है। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है, अगर देखो किसी कारणवश लोकसभा के स्पीकर रिजाइन कर देते हैं या उनकी डेथ हो जाती है या उनको हटा दिया जाता है, तो फिर सेकंड इन कमांड कौन होगा? तो फिर सेकंड इन कमांड कौन होगा, ये क्वेश्चन है। ये डिप्टी स्पीकर का जो आर्टिकल है, आप जीएस पेपर सेकंड के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो संविधान का जो आर्टिकल 93 है ना, वो ये बोलता है हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा सेल एज सुन एज मे बी चूज 2 मेंबर्स, 1 स्पीकर एंड अदर इज डेप्टी स्पीकर। अब यहां पे देखो संविधान का जो आर्टिकल 93 है वो बोलता है एज सुन एज, मतलब लोकसभा जितना जल्दी हो सके 2 लोगों को चूज करेगा, 2 मेंबर्स को चूज करेगा, एक स्पीकर दूसरे को डेप्टी स्पीकर। अब देखो यहां पे ना सरकार की कोई डिस्क्रिशन या फिर मर्जी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा जितना जल्दी हो सके 2 मेंबर्स को स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के तौर पे चूज करेगा। ऑप्शनल पोस्ट नहीं है ये भी स्पीकर के जितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। राइटर बोलते हैं आप ना कॉमन सेंस से सोचिए, स्पीकर देखो हर सेशन में मौजूद नहीं रह सकता, लेकिन लोकसभा की जो फंक्शनिंग है वो तो अनइंटरप्टेड यानी बिना रुकावट के चलनी चाहिए ना। चलो मान लिया कोई बोलेगा अगर लोकसभा के स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो जो दूसरे सीनियर एमपीज हैं उनको डेजिग्नेट कर दिया जाता है कई बार चेयर पे बैठने के लिए। बट देखो डिप्टी स्पीकर का काम सिर्फ बैकअप का नहीं होता, वो कमेटी को प्रिजाइड करते हैं, सेंसिटिव डिबेट्स को लीड करते हैं और स्पीकर की नॉन अवेलेबिलिटी में ना हाउस को स्मूथली चलाते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है स्पीकर का ना किसी डिबेट में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मान लो कोचिंग सेंटर से संबंधित कोई बिल आया है और जो स्पीकर हैं अभी ओम बिरला, उनका खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना। तो ऐसी सिचुएशन में इम्पार्शियल चेयरपर्सन का जो रोल है ना वो डेप्टी स्पीकर ले सकते हैं। थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाते हैं राइटर अपने को। 1921 में ना ब्रिटिश ईरा में एक पोस्ट बना था, नाम था डेप्टी स्पीकर। कहाँ पे बना था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जहां पे इसको उस समय ना डेप्टी प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता था।
पहले डेप्टी प्रेसिडेंट कौन थे? सचिदानंद सिन्हा 1921 में ये पोस्ट बनी थी। और 1947 के पहले ही ना ये पोस्ट इंस्टीट्यूशनल बन गई थी, मतलब हर बार डेप्टी जो प्रेसिडेंट थे वो चुने ही जाते थे। उस समय फिर हमारा देश का संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली गठित की गई। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने ना कॉन्शियसली ये डिसाइड किया कि डेप्टी स्पीकर की पोस्ट बनाई जाएगी। तो फर्स्ट जो इलेक्टेड डेप्टी स्पीकर थे लोकसभा के, वो कौन थे? वो थे M.A. अयंगर, एक काफ़ी रिस्पेक्टेड पार्लियामेंट्रियन थे। बाद में इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था, जैसे जब स्पीकर मावलंकर की डेथ हो गई थी ना, तो उसके बाद इन्होंने ही हाउस को संभाला था। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो संविधान का जो आर्टिकल 94 है ना, वो ये बोलता है डेप्टी स्पीकर तब तक ऑफिस में बने रहेंगे जब तक कि वो रिजाइन करें या फिर उन्हें हटा दिया जाए या फिर वो MP ना रहें, तब तक जो डेप्टी स्पीकर है वो ऑफिस में रहेंगे। मतलब डेप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है ना परमानेंट है जब तक कि फॉर्मली औपचारिक रूप से वो जो पोस्ट है ना वैकेंट ना हो जाए। समझ गए? परमानेंट पोस्ट है डेप्टी स्पीकर की। और देखो एक पुरानी लोकसभा कन्वेंशन है, डेप्टी स्पीकर की पोस्ट को ना ओपोजिशन को दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है ताकि हाउस में ना एक बैलेंस ऑफ पावर रहे। स्पीकर रूलिंग पार्टी का है, डेप्टी स्पीकर अपोजिशन का है, तो एक पावर बैलेंस रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा विपक्ष और सरकार के बीच में, ट्रस्ट बिल्डिंग रहेगी। बट देखो प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ ना कन्वेंशन है, ये कानून नहीं है कि डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो अपोजिशन को दी जाएगी। तो गवर्नमेंट देखो इसे इग्नोर भी कर सकती है और एक्चुअल में देखो वही ऐसा हो रहा है। जो 16वीं लोकसभा थी ना उस समय तो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट थी, लेकिन 17वीं लोकसभा में ना 5 साल बीत गए, 2019 से 2024 के बीच में डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट ही नहीं किया गया, मतलब इलेक्ट ही नहीं किया गया हाउस में। फिर जो नई लोकसभा है ना पिछले साल जो गठित हुई, उसमें भी देखो डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है ना अभी तक खाली ही है। और देखो पार्लियामेंट की हिस्ट्री में ना कभी ऐसा नहीं हुआ है कि संविधान में किसी पोस्ट का जिक्र हो और वो पोस्ट खाली छोड़ दी गई 5 साल तक, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट ही ना करना ये देखो संविधान का वायलेशन है। ये डेमोक्रेटिक चेक्स एंड बैलेंस को तोड़ने वाली बात है। ये अपोजिशन को मार्जिनलाइज करने वाली बात है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट अपोजिशन को दी जाती थी, ऐसी कन्वेंशन थी। तो कुल मिलाकर देखो राइटर बोलते हैं ये संविधान की आत्मा की ही अपमान है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि यार डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करेंगे तो कन्वेंशन के अनुसार ये अपोजिशन को देनी पड़ेगी पोस्ट, इससे अच्छा डिप्टी स्पीकर इलेक्ट ही नहीं करते हैं। तो इनडायरेक्टली स्पीकर के थ्रू रूलिंग पार्टी यानी सरकार पावर्स अपने हाथों में सेंट्रलाइज करना चाहती है, ये आरोप है राइटर का। कुछ सजेशंस देते हैं राइटर अपनी तरफ से। सजेशंस ये हैं, सबसे पहले एक डेडलाइन फिक्स करो कि डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो कब तक इलेक्ट की जाएगी। संविधान में 60 दिन मेंशन कर देना चाहिए। फिर देखो अगर 60 दिन तक डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट ना किया जाए तो प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन का प्रोविजन होना चाहिए कि राष्ट्रपति के पास में ये पावर हो कि वो डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसे इनिशिएट कर सकें प्रधानमंत्री की एडवाइस के बाद में। तीसरे नंबर पर राइटर ये एडवाइस देते हैं कि पार्लियामेंट ने एक कानून पास करे जो इस पूरे प्रोसेस को ना टाइम बाउंड मैनर में इंश्योर करवाए। कंक्लूजन में देखो यही बोला जाता है कि डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है ये सिर्फ एक चेयर नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वोल्व है। इसको खाली छोड़ना ये देखो फिर लोकसभा की ना इंटीग्रिटी को भी खोखला बनाता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो 3rd UN ओशियन कॉन्फ्रेंस से संबंधित है। ओशियंस की कंजर्वेशन से संबंधित ये आर्टिकल है। आप सिलेबस में ना GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये इंडिया से संबंधित इंफॉर्मेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। शुरुआत में देखो राइटर ये बोलते हैं जो ओशंस है ना वो देखो किसी एक देश के नहीं है, ग्लोबल कॉमन्स हैं। जैसे अर्थ पे हवा है सबकी है, वैसे ही देखो समुद्र पे ना सबका हक है, किसी एक देश का नहीं है समुद्र। चाहे आप लैंडलॉक कंट्री हो या फिर कोस्टल कंट्री हो, फर्क नहीं पड़ता। ओशन देखो हर किसी के जीवन में डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रोल प्ले करता ही है। ओशियंस यानी समुद्र सबके जीवन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालते ही हैं। और देखो
दुनिया में ना 1/3 यानी 1/3 लोग ऐसे हैं जो अपने रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ना ओशंस पर डिपेंडेंट हैं। इवन ट्रेड, टूरिज्म, मछलियां पकड़ना यानी फिशिंग, ये सब भी देखो ओशंस से लिंक्ड हैं। इवन देखो अर्थ पे क्लाइमेट में बैलेंस इस्टाब्लिश करने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी ओशन का रोल बहुत बड़ा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप समझिए पैसिफिक ओशन है, जैसे यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे भी है। अब देखो पैसिफिक ओशन में अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी ऊपर नीचे हो जाए ना, तो पूरे एशिया में मानसून और जो साइक्लोन्स का पैटर्न है ना वो पूरी तरह हिल जाएगा। समझ रहे हो? मतलब वर्ल्ड के एक इलाके में कुछ होता है, उसका जो असर है वर्ल्ड के दूसरे इलाकों में देखने को मिलता है। तो ये सारा बैकग्राउंड राइटर ने बता दिया। अब राइटर ये बोलते हैं ओशंस की इंपॉर्टेंस तो हमने समझी, बट देखो दिक्कत ये है, ये जो समुद्र हैं, ओशंस हैं, अभी खतरे में हैं। और अगर आप फिगर्स देखोगे ना कितने ज़्यादा खतरे में हैं ये ओशंस, तो आप हिल जाओगे। जैसे कुछ डेटा राइटर देते हैं अपनी तरफ से, आप इस स्लाइड में देखिए। राइटर बोलते हैं हर साल देखो 8 मिलियन टन जो प्लास्टिक है ना, 8 मिलियन टन प्लास्टिक ये ओशंस में डंप कर दिया जाता है हर साल। ओशंस का 1/3 जो फिश स्टॉक है ना, मतलब मछलियों का जो स्टॉक है वो ऑलरेडी ओवरफिश हो चुका है। मतलब जितनी मछलियां पकड़ी जा रही हैं उतनी फिर से पैदा नहीं हो रही हैं, उनकी ब्रीडिंग नहीं हो रही है। ओशंस का एसिडिफिकेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, जिसकी वजह से ओशंस के अंदर जो कोरल्स हैं ना उनकी डेथ हो रही है। इसके अलावा जो सी लेवल है ना, सी लेवल में मतलब पानी का जो लेवल है समुद्र में वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो कोस्टल सिटीज़ है ना उनके डूबने का रिस्क लगातार बना हुआ है। जैसे मालदीव जैसे जो देश हैं उनको ऑलरेडी चिंता है कि 2050 तक कहीं पूरा देश ही समुद्र में ना समा जाए। तो ये पूरा बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया। अब इंडिया और ओशन का रिश्ता देख लीजिए। इंडिया है देखो पेनिनसुलर कंट्री, मतलब 3 ओर से तो इंडिया समुद्र से घिरा हुआ है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन, है ना। इंडिया में कोस्ट लाइन कितनी है? 7517, मतलब 7517 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है हमारे पास में। और देश की 1/3 जो पॉपुलेशन है ना वो कोस्टल एरियाज में रहती है। इसीलिए देखो भारत के 2030 के विजन में ना ब्लू इकोनॉमी को एक कोर ग्रोथ डायमेंशन के रूप में माना गया है। आप पूछोगे सर ब्लू इकोनॉमी का मतलब हमें पता तो है, लेकिन फिर से बता दीजिए। बता देता हूं। देखो ओशन रिलेटेड जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, जैसे फिशिंग, टूरिज्म या फिर ऑफशोर एनर्जी, इनको देखो सस्टेनेबल तरीके से बढ़ाना, सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करवाना, यही ब्लू इकोनॉमी की डेफिनेशन है सिंपल भाषा में। इस प्रकार से देखो हमने बैकग्राउंड समझ लिया, ओशियंस का इंडिया से नाता समझ लिया। अब आप समझिए यूएन कॉन्फ्रेंस के बारे में। जो पहली ओशियन कॉन्फ्रेंस है ना यूएन की, वो 2017 में आयोजित हुई थी। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में हुई थी। और इसके बाद में 2022 में यानी 5 साल बाद फिर दूसरी यूएन कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। कहाँ पे हुई? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। लिस्बन है ना पुर्तगाल की राजधानी। चलो 2 यूएन की कॉन्फ्रेंस हो गई, पहली न्यूयॉर्क में हुई थी 2017 में, दूसरी लिस्बन में। अब देखो तीसरी यूएन की कॉन्फ्रेंस आयोजित होने जा रही है। कहाँ पे? फ्रांस की एक सिटी है नाइस। नाइस सुर्खियों में आई थी। यहाँ पे कुछ टेररिस्ट अटैक हुआ था शायद कुछ साल पहले, तब ये सिटी काफ़ी सुर्खियों में आई थी। तो यहाँ पे 9 से 13 जून के बीच में 3rd यूएन कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। कौन इसे होस्ट कर रहा है? फ्रांस एक छोटे से देश के साथ मिलके, कोस्टारिका के साथ मिलके इसे होस्ट कर रहा है। कोस्टारिका एंड फ्रांस। लगभग देखो 100 से ज़्यादा देशों के हेड्स, हजारों साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट इस 3rd यूएन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। टारगेट क्या होगा इस बार? देखो टारगेट ये होगा, बातें मत करो यार, सिर्फ कुछ एक्शन लो। ओशियंस को बचाने के लिए कुछ कॉन्क्रीट एक्शन लो, सिर्फ बातें मत करो। समझ गए? तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो इसके बाद राइटर बोलते हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21वीं मीटिंग में। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से आपको पता है
लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स आए विभिन्न देशों के ऊपर। वैसे ही देखो अब ये यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस है ना, तीसरे वाली, इसमें भी नाइस ओशन एग्रीमेंट का प्रपोजल है। मतलब ओशन को बचाने के लिए पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जैसा कुछ बाइंडिंग एग्रीमेंट होना चाहिए, नाइस ओशन एग्रीमेंट, इसका प्रपोजल है। ये देखो, ये एग्रीमेंट अगर साइन हो जाता है ना, तो ओशंस को कंजर्व करने के लिए और ओशंस को सस्टेनेबल ढंग से यूज करने के लिए एक ग्लोबल कमिटमेंट होगी विभिन्न देशों की। और देखो ये जो एग्रीमेंट है ना, नाइस ओशन एग्रीमेंट, जिसका प्रपोजल है, ये लिंक होगा, किससे लिंक होगा? जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, जिनको 2015 में अडॉप्ट किया गया था, 2030 से पहले जिनको अचीव करना है। तो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ना एक 14 नंबर गोल है, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर। तो इस 14th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक होगा ये नाइस ओशन एग्रीमेंट। इसके बाद राइटर बोलते हैं, जब देखो ओशंस की गवर्नेंस की बात आती है ना, तो एक और एग्रीमेंट है BBNJ एग्रीमेंट। क्या है मैं आपको बताता हूं बैकग्राउंड के साथ में, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो आपको पता है ओशंस का 60% जो एरिया है ना, वो हाई सीज में आता है। हाई सीज मतलब जैसे ये कोस्ट है किसी देश का, फॉर एग्जांपल इंडिया कोस्ट है। अब 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है, वहां पे तो इंडिया की जुरिडिक्शन है। इसी प्रकार से विभिन्न देशों का जो कोस्ट है ना, वहां से आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया में वहां की जुरिडिक्शन होती है। लेकिन 200 नॉटिकल माइल का आगे का जो एरिया है ना, वो हाई सी कहलाता है। वहां पे किसी एक देश की जुरिडिक्शन नहीं होती, वो ग्लोबल कॉमन है, उसके ऊपर सभी का हक है। लेकिन अब किसी एक देश की ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना किसी एक देश की जुरिस्डिक्शन है, इसलिए ना हाई सीज का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। जैसे इलीगल फिशिंग, प्लास्टिक पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया, ऑयल पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया, इंडेंजर्ड मैरीन एनिमल्स की हंटिंग काफी ज्यादा बढ़ गई, सब कुछ बिना रोके टोके। क्यों? क्योंकि हाई सी है, किसी एक देश का जुरिडिक्शन नहीं है, किसी एक देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए ना एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लॉ की कमी महसूस हुई थी हाई सीज को गवर्न करने के लिए। तो एक यूएन के अंडर एक एग्रीमेंट आया BBNJ, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, लिखा भी हुआ है देखो, BBNJ मतलब बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। ये यूएन के अंडर ट्रीटी है, लेकिन दिक्कत ये है मिनिमम 60 देशों को ये BBNJ ट्रीटी रेटिफाई करनी है, तब ये एग्जिस्टेंस में आएगी, तब ये फॉर्म में आएगी, तभी ये लीगली इन्फोर्सेबल होगी। लेकिन अभी तक ये नहीं है, समझ गए? तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये यहां पे हैं, इस स्लाइड में है। आप बोलोगे सर स्लाइड आपने चेंज क्यों नहीं की? देखो जब फ्लो में पढ़ाते हैं ना, अब देखो इस स्लाइड में पढ़ाना स्टार्ट किया BBNJ का, तो जब फ्लो में पढ़ाते हैं तो स्टोरी की फॉर्म में निकलता है, तो ये कई बार ही रह जाता है कि हाँ कंटेंट कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, वो उल्टा सीधा कंटेंट होता है राइटर का। तो मैं तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से बताता हूँ, मतलब क्रोनोलॉजिकल वे में, समझ रहे हो? क्रोनोलॉजी समझिए आप। इसके बाद आता है राइटर का नेक्स्ट पॉइंट। राइटर बोलते हैं देखो ओशंस को बचाने के लिए सिर्फ कंजर्वेशन पॉलिसी से कुछ नहीं होगा, पैसा भी चाहिए। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर्स को इन्वेस्ट करना होगा। हमें सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना होगा, और शिपिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सबको देखो हमें ना ओशन फ्रेंडली बनाना होगा। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, ग्रीन शिपिंग इनिशिएटिव, जैसे नॉर्वे का इलेक्ट्रिक शिप प्रोजेक्ट, पोल्यूशन फ्री ये मैरीटाइम ट्रेड प्रमोट करता है। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव्स बाकी जगह भी चलाए जा सकते हैं। तो ऐसे कई जो एग्रीमेंट्स हैं ना, ऐसे कई प्रोविजंस नाइस एग्रीमेंट में किए जा सकते हैं जब ये 3rd यूएन कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। और राइटर बोलते हैं देखो आपको एक बात जान के हैरानी होगी, मून और मार्स के सरफेस को तो हमने पूरी तरह से मैप कर लिया है, बट हमारे अपने ओशन का जो बॉटम 70% है वो देखो अभी भी स्टिल अनएक्सप्लोर्ड है। और जब तक देखो समुद्र को अच्छे से नहीं समझेंगे ना, तब तक उसका प्रोटेक्शन इम्पॉसिबल होगा। तो करना क्या चाहिए? सीधी सी बात है, साइंस, रिसर्च, इनोवेशन, इन सबको प्रमोट करो। ओशन लिटरेसी को स्कूल से ही सिलेबस में लेकर आओ।
ग्लोबल सिटीजन्स को ओशन के बारे में अवेयर बनाओ, तो ये सब चीज़ें करनी होंगी। इंडिया का क्या रोल हो सकता है इसमें? देखो, फ्रांस और कोस्टा के साथ में ना मिलके इंडिया में भी कुछ इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। जैसे कुछ सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुडुचेरी, गोवा, यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे फिल्म्स की स्क्रीनिंग, वर्कशॉप्स, डिस्कशंस, एग्जीबिशंस, ये सब जो होते हैं वो भी होंगे। ब्लू टॉक्स दिल्ली में होंगे, जहाँ पे रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स मिल के इंडिया के आइडियाज़ को यूएन की 3rd कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करेंगे। मकसद क्या है इन सब चीज़ों का? मकसद आप पूछोगे सर क्या ही फ़ायदा होगा? फ़ायदा देखो ये होगा, यूएन कॉन्फ्रेंस के लिए ना इंडिया का विजन हमें प्रेजेंट करना है, तो पब्लिक को भी उसमें इन्वॉल्व करना। समझ रहे हो? कंक्लूजन में देखो राइटर ये बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स एक्सप्लोटेशन के समय में ना ओशंस को प्रोटेक्ट करना हम सब की जिम्मेदारी है। मल्टीलेटरलिज्म का क्या मतलब होता है? मल्टीलेटरलिज्म का मतलब है दुनिया में सब आगे बढ़े। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब होता है जब कोई कॉमन प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए विभिन्न देश एक साथ आते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इससे बड़ा कॉमन ऑब्जेक्टिव और क्या हो सकता है? ओशन तो देखो पूरे वर्ल्ड को आपस में जोड़ता है, खाना, हवा, जीवन सब ओशंस पे डिपेंडेंट है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो पेंडेमिक ट्रीटी से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है। कंटेक्स्ट क्या है? 16 अप्रैल को ना एक नई ग्लोबल पब्लिक हेल्थ ट्रीटी इमर्ज होके आई। ये देखो दूसरी ग्लोबल हेल्थ ट्रीटी है। इससे पहले जो फर्स्ट ग्लोबल पब्लिक हेल्थ ट्रीटी थी वो थी फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। टोबैको पे कंट्रोल पाने के लिए ट्रीटी साइन हुई थी। 2003 में ये ट्रीटी आई थी। शुरुआत में ना राइटर एक बात पूछते हैं, मतलब राइटर तो क्या पूछते हैं, मैं पूछ रहा हूं आपको समझाने के लिए। अगर देखो किसी घर में ना आग लग जाए और उस मोहल्ले के ना हर एक आदमी ये कहता है कि मुझे क्या लेना देना, मेरा घर तो सेफ है, आग मेरे घर में तो नहीं लगी है, तो क्या देखो ऐसी सोच से कॉलोनी बचेगी? नहीं बचेगी। लेकिन देखो यही हुआ कोविड-19 की महामारी के दौरान। हर देश अपना मास्क, अपनी वैक्सीन लेकर बैठ गया। रिजल्ट क्या निकला? वायरस म्यूटेट होता रहा और वापस वायरस ने म्यूटेट होकर सबको धो डाला। इसी ट्रेजेडी से ना दुनिया ने क्या सीखा? ये सीखा ग्लोबल थ्रेट नीड्स ग्लोबल एक्शन। और इसी की वजह से जन्म हुआ है एक नई ट्रीटी का जिसका नाम है पेंडेमिक ट्रीटी। इस पेंडेमिक ट्रीटी का आना देखो आसान नहीं था। इवन देखो 2003 से पहले जब ये टोबैको को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटी पर नेगोशिएशन हो रही थी ना, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, अब उस समय ना एक तरफ यूएस, जापान जैसे बड़े प्लेयर्स थे जो अपोज कर रहे थे टोबैको कंट्रोल वाली ट्रीटी का, क्योंकि उनको पता था ये ट्रीटी साइन हो गई तो उनके यहाँ जो टोबैको इंडस्ट्री है ना उनको करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। फिर भी देखो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज ने ना फाइट मारी और इसी की बदौलत ये टोबैको कंट्रोल वाली ट्रीटी साइन हो सकी थी। इसी ट्रीटी के बाद में जो स्मोकिंग के एड्स हैं वो बंद हो गए हैं, आपने देखा होगा। स्पॉन्सरशिप, जैसे आईपीएल में कभी आप सिगरेट का स्पॉन्सरशिप नहीं देखोगे या प्रमोशन, सब कुछ बंद हो गया है। ये 2003 की टोबैको कंट्रोल वाली ट्रीटी के बाद हुआ था। उसी प्रकार से देखो पेंडेमिक ट्रीटी की राह भी मुश्किल ही थी। आप देखिए कोविड-19 की महामारी के दौरान क्या हुआ था। वैक्सीन नेशनलिज्म देखने को मिला था। पीपी किट्स के लिए एक देश ने दूसरे देश का माल रोक दिया। अमीर जो देश थे उन्होंने वैक्सीन की होर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। अफ्रीका के कुछ देशों में वैक्सीनेशन रेट सिर्फ 5% तक था। लांसेट की रिपोर्ट आई थी, लांसेट एक जर्नल है ना, तो लांसेट कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। पेंडेमिक में ना विभिन्न देशों के बीच में कोऑपरेशन नहीं था, इस वजह से ना लाखों लोगों की जान चली गई। जैसे यूएसए के पास में आपको याद होगा फाइजर जो वैक्सीन थी वो रेडी थी, लेकिन अफ्रीका के देशों में टीका लगाने के लिए सिरिंज नहीं था। इतना ज़्यादा इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन था वैक्सीन्स का। तो इसी वजह से ये महसूस हुआ कि यार अमेरिका जैसे अमीर देश अगर महामारी पे काबू पा भी लें तो कि महामारी पूरे वर्ल्ड में तो कंट्रोल नहीं होगी ना, जब तक सभी देश इस पे काबू नहीं पाएंगे। तो 4 साल तक पेंडेमिक ट्रीटी से संबंधित जो नेगोशिएशन थी ना वो चलती रही। लेकिन नेगोशिएशन में आपको पता है नथिंग इज एग्रीड टिल एवरीथिंग इज एग्रीड।
जब तक देखो सब कुछ सब चीज़ों पे सहमति नहीं बन जाती है, तो फिर मतलब समझ लो कि किसी चीज़ पे सहमति नहीं बनी है। तो मेन कन्फ्लिक्ट्स ये थे इस ट्रीटी की नेगोशिएशन में। सबसे पहले इक्विटेबल एक्सेस। इक्विटेबल एक्सेस मतलब अमीर देश ये चाहते थे कि जो पेटेंट हैं वो सेफ रहे। अमेरिका की कंपनी है फाइजर, अमेरिका चाहता है हमारे पेटेंट सेफ रहें, लेकिन गरीब देश ये चाहते थे कि हमें ना अफोर्डेबल दाम पे वैक्सीन और ड्रग्स मिले। तो पहला कन्फ्लिक्ट यहाँ पे था। फिर दोबारा नया पॉइंट था पैथोजन शेयरिंग से संबंधित। जैसे कोई वायरस सामने आ गया, जैसे कोरोना वायरस था, तो जिस भी देश में नया वायरस मिले ना, तो वो तुरंत के तुरंत वो देश उस वायरस के सैंपल्स को दूसरे देशों के साथ में शेयर करेगा। चाइना पे आरोप लगता है कि चाइना ने जल्दी से कोरोना वायरस के सैंपल्स को दूसरे देशों के साथ शेयर नहीं किया था, देरी से किया था। जैसे साउथ अफ्रीका ने सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट किया था, आपको याद हो तो, बट साउथ अफ्रीका को इसके लिए रिवार्ड मिलने के बजाय ना हुआ क्या, साउथ अफ्रीका के साथ विभिन्न देशों ने ना आना जाना बैन कर दिया कि साउथ अफ्रीका से किसी नागरिक को हम नहीं आने देंगे। लेकिन अब डिसाइड क्या हुआ है, कन्फ्लिक्ट तो चलो हमने जान लिया, अब डिसाइड क्या हुआ है इस ट्रीटी में। सबसे पहले देखो डिसाइड हुआ है रैपिड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। रैपिड इंफॉर्मेशन शेयरिंग मतलब जैसे ही पेंडेमिक से रिलेटेड पैथोजन मिले, तुरंत के तुरंत WHO को इंफॉर्मेशन देनी होगी। पहली चीज ये है रैपिड एंड टाइमली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा है जो हेल्थ प्रोडक्ट्स है ना, पेंडेमिक के दौरान 20% हेल्थ प्रोडक्ट्स WHO के पास जाएंगे और WHO उन्हें फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे कोरोना से लड़ने के लिए मान लीजिए वैक्सीन है, तो 20% वैक्सीन WHO के पास जाएंगी और WHO उन्हें फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी की शेयरिंग से संबंधित। मैन्युफैक्चरर देखो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे ताकि फास्ट मास प्रोडक्शन हो सके वैक्सीन का या टेस्ट का जो भी है। नेक्स्ट है ग्लोबल सप्लाई चेन मैपिंग। पहली बार देखो ऐसा होगा जो WHO है ना, वो देखो PP किट्स जैसे जो सप्लाईज है ना, उनकी भी रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकेगा, उनको ट्रैक करने का राइट WHO को मिलेगा। तो इसके बाद लास्ट में राइटर बताते हैं, देखो इस ट्रीटी में ना काफ़ी सारी नई डायमेंशंस हैं। जैसे एक है वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच का मतलब क्या होता है, मतलब ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंट तीनों की हेल्थ को इंटरकनेक्टेड ढंग से देखना और तीनों को एक साथ लेके चलना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कोविड वायरस कहाँ से आया, चमगादड़ से ह्यूमन बींग्स में आया ना। तो वन हेल्थ अप्रोच अपनाने से ना फ्यूचर में कोई महामारी आती है, डिजीज का आउटब्रेक होता है ना, तो उसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये पहली डायमेंशन है इस पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर। दूसरी डायमेंशन है इसके बाद में ग्लोबली R&D हब बनाए जाएंगे। जैसे अफ्रीका और एशिया के कई रीजन्स हैं, वहां पे नए रिसर्च सेंटर बनेंगे। आपको याद होगा जैसे इबोला का आउटब्रेक जब अफ्रीका में हुआ था ना, तो वैक्सीन बनाने में बहुत देर हुई क्योंकि वहां पे रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। तो इस वजह से ना कुछ ग्लोबल R&D हब बनाए जाएंगे बैकवर्ड रीजन्स में, जैसे अफ्रीका में। फिर नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ये है एडवांस कंट्रीज के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होगा कि वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में ना वैक्सीन को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी शेयर करें। नेक्स्ट है ग्लोबल इमरजेंसी हेल्थ वर्कफोर्स। मतलब कि एक रेडी टीम होगी वर्ल्ड लेवल पे, जैसे जिसमें डॉक्टर्स होंगे और एपिडेमियोलॉजिस्ट होंगे और लॉजिस्टिशियंस होंगे, ये सारे होंगे जो इमरजेंसी के दौरान काम करेंगे इस ग्लोबल इमरजेंसी हेल्थ वर्कफोर्स में। फिर सबसे लास्ट में फाइनेंशियल फंड क्रिएशन। मतलब इमरजेंसी के टाइम में क्विक फाइनेंसिंग के लिए ना एक ग्लोबल फंड रेडी होगा ताकि उस ग्लोबल फंड में अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं पैसा डालें और उस फंड की सहायता से पेंडेमिक से लड़ा जाए। तो ये सारे नई डायमेंशंस हैं इस ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी में। और लेकिन देखो इस ट्रीटी के आने के बाद में ना WHO एक चीज़ ये क्लैरिफाई करता है कि भैया सीधी सी बात ये है, WHO ना किसी भी देश को कानून बनाने के लिए ट्रैवल बैन लगाने के लिए या फिर लॉकडाउन लगाने का ऑर्डर नहीं दे सकता। हर कंट्री अपनी हेल्थ जो पॉलिसी है बनाने के लिए इंडिपेंडेंट रहेगा। हम किसी की सोवरेनिटी का वायलेशन नहीं करेंगे। लास्ट में राइटर ना एक चिंता भी बताते हैं,
ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे ना, तो ट्रंप ने देखो WHO से अपने हाथ पीछे खींच दिए थे, मतलब यूएसए WHO से बाहर आ गया था। यूएसए ने पेंडेमिक से संबंधित नेगोशिएशंस को भी रिजेक्ट कर दिया था, एग्जिट कर दिया था। अब देखो अगर यूएस इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है ना, तो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ग्लोबल पैथोजन सर्विलियंस में मेजर गैप आ जाएगा, क्योंकि यूएस के पास में बढ़िया रिसर्चर हैं, बढ़िया सर्विलेंस करता है। दूसरी, अब यूएस फंड भी देता है बढ़िया खासा, अच्छा खासा। अगर यूएस इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है तो टेक्नोलॉजी शेयरिंग और फंडिंग में भी थोड़ा गैप आ जाएगा, ये चिंता है। क्योंकि देखो यूएस के पास में दुनिया का सबसे बड़ा जीनोमिक सीक्वेंस का नेटवर्क है। ये जो पैथोजेंस है ना, जैसे कोई वायरस आ गया, उनके जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए यूएस के पास में सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो यूएस का विड्रॉल होने से ना इंफॉर्मेशन का फ्लो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा, ये चिंता की बात है। कंक्लूजन में देखो ये बोला जाता है कि ये जो ट्रीटी है ना, वो ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस का ना एक नया अच्छा स्टैंडर्ड सेट करेगी। पास्ट में कुछ ट्रीटीज जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं। तो उम्मीद ये है कि ये पेंडेमिक ट्रीटी भी उतनी ही सक्सेसफुल रहेगी। और एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है जिसका जिक्र किया जाता है, अगर देखो आप तेज भागना चाहते हो ना तो अकेला चलो, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हो ना तो सबको साथ लेके चलो। तो पेंडेमिक ट्रीटी भी यही सिखाती है, तभी नेगोशिएशन में इतना टाइम लगा, लेकिन अब विभिन्न देश एक साथ आए इस ट्रीटी को अडोप्ट करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। लास्ट में देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने देखो यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया। शुरुआत में हमने डिस्कस किया ओशियंस की इंपॉर्टेंस, फिर ये डिस्कस किया कि ओशन ग्लोबल कॉमन है, सबका हक है। खास करके हाई सीज में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, जैसे पोल्यूशन, ऑयल स्पिल, ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं, ओवरफिशिंग। तो ना अभी यूएन 3rd कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी पेरिस में, तीसरी यूएन कॉन्फ्रेंस है ये। तो इसमें ना उम्मीद है कि एग्रीमेंट होगा ग्लोबल ओशंस को बचाने के लिए। नाइस एग्रीमेंट इमर्ज होके आएगा। अब सहमति बनानी है। अगर ग्लोबल ओशंस को बचाने के लिए एग्रीमेंट होता है ना, तो ये पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट, उनके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होगा ये। तो 3rd यूएन कॉन्फ्रेंस होगी कब? ये होगी जून में। तो उससे पहले अभी नेगोशिएशन चल रही हैं। फिर डिप्टी स्पीकर वाली पोस्ट के बारे में आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि सरकार अपॉइंट ही नहीं कर रही है, इलेक्ट ही नहीं करवा रही है लोकसभा में। पिछले लोकसभा में ये पोस्ट खाली रही, इस बार भी अभी तक खाली है, तो खाली नहीं रहनी चाहिए ना। आर्टिकल 93 में साफ साफ लिखा गया है कि ये उतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है जितनी डिप्टी स्पीकर की है, लेकिन इसको अपॉइंट ना करना ये संविधान की अवहेलना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है, लोकसभा की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की इस आर्टिकल में। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इसलिए नहीं करवाना चाहती, उनको लगता है कि स्पीकर हमारी तरफ से हैं, हमारी बात मानता है। मतलब ये बात लिखनी नहीं है, वैसे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। डेप्टी स्पीकर होगा तो कन्वेंशन के अनुसार वो पोस्ट विपक्ष को देनी पड़ेगी, और विपक्ष का बंदा डेप्टी स्पीकर बन गया तो वो स्पीकर की एब्सेंस में अपनी चलाएगा, यानी विपक्ष को मौका मिल जाएगा। सरकार चाहती नहीं। फिर ये पेंडेमिक ट्रीटी से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। 2003 के टोबैको जो कन्वेंशन थी ना, उसके अडोप्ट होने के बाद ये दूसरी पब्लिक हेल्थ ट्रीटी है, पेंडेमिक ट्रीटी। बढ़िया है, काफ़ी सारी डायमेंशंस हैं इसमें, जैसे 20% जो वैक्सीन ड्रग्स वगैरह हैं WHO डिस्ट्रीब्यूट करेगा। टाइमली पैथोजेंस के सैंपल्स शेयर किए जाएंगे WHO के साथ में। वन हेल्थ अप्रोच को अपनाया गया है। ग्लोबली R&D इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, खास करके अफ्रीका जैसे देशों में। टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में, ताकि वो मास प्रोडक्शन कर सकें। फाइनेंशियल फंड बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। WHO PPE किट जैसे सामान की जो सर्विलियंस है, सप्लाईज है, वो ट्रैक भी कर सकेगा। WHO ने ये क्लैरिफाई किया कि हम किसी की सोवरेनिटी का वायलेशन नहीं करेंगे। ये सभी बाकी देशों को डिसाइड करना होगा कि वो लॉकडाउन लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते, वो सारी चीज़ें। डेप्टी स्पीकर की पोस्ट से संबंधित आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं कल फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।